हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 18 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो अब से पीआईबी में सुबह में 5:30 बजे अपलोड होगी और जो करंट अफेयर्स है वो शाम को 7 बजे एग्जैक्ट अपलोड हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा कुछ भी टाल मटोल नहीं होगा। तो हम लोग यही रूटीन फॉलो करेंगे तब तक जब तक कमेंट में लोग ये ना कहने लगेंगे कि करंट अफेयर्स को भी मॉर्निंग में अपलोड कर दो, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि एक साथ में दोनों वीडियोज़ देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर शाम को करंट अफेयर्स की अपलोड हो जाती है तो वैसे भी वो 15 मिनट की वीडियो होती है जिसको आप आराम से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है पीआईबी, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है और ये क्लास बी क्लास ए ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में पीआईबी अपलोड कर रहा हूँ और शाम को करंट अफेयर्स आ जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा। तो आपका ऐसे ही करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। बाद में मंथली करंट अफेयर्स डाल दूंगा तो रिवीजन हो जाएगा। करंट अफेयर्स 2 बार आप देख लेंगे ना तो आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको इमेज यानी सेट हो जाएगा दिमाग में। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पारसी कम्युनिटी को नौरोज की बधाइयां दी है। नौरोज क्या है? पर्सियन न्यू ईयर। नौरोज फेस्टिवल इंडिया में 16 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में नौरोज को मनाया जाता है जब स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्नल इक्विनॉक्स होता है। तो आप सोचो कि बसंत ऋतु की शुरुआत तो मार्च में होती है, तो इंडिया में 16 अगस्त को क्यों मनाया गया भाई? हम लोग पूरे विश्व से अलग क्यों चल रहे हैं? अभी मैं बताता हूँ उसका रीजन। पहले जान लेते हैं नौरोज। नौरोज को पर्सियन न्यू ईयर यानी पारसी न्यू ईयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सियन भाषा में यानी ईरान की जो भाषा है पर्सियन, उसमें नौ का मतलब होता है न्यू, रोज का मतलब होता है डे। तो जब गुलाब के फूल खिल जाते हैं आप समझ लीजिए तो न्यू डे स्टार्ट हो जाता है। तो पर्सियन न्यू ईयर इंडिया में 16 अगस्त को मनाया गया, लेकिन ये पूरे विश्व में मार्च को यानी स्प्रिंग के स्टार्टिंग में मनाया जाता है। क्यों? ये देख लीजिए, पूरे विश्व में ग्लोबली मार्च में मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में 200 दिन बाद मनाया जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में जो पर्सियन कम्युनिटी रह रही है या फिर जो आपके पारसी समुदाय रह रहा है वो शहंशाही कैलेंडर फॉलो करते हैं। किसको? शहंशाही कैलेंडर। और इस शहंशाही कैलेंडर में लीप ईयर्स को काउंट नहीं किया जाता है। इंडिया का जो नौरोज है उसको जमशेदी नौरोज भी कहते हैं, जमशेद ई नौरोज भी कहते हैं। क्यों? पर्सियन किंग जमशेद की याद में इसको जमशेदी नौरोज कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि शहंशाही कैलेंडर जो है जमशेद जी ने ही बनाया था, इसीलिए उनकी याद में ऐसा किया जाता है। तो नौरोज आप याद रखिएगा पर्सियन न्यू ईयर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बधाई दे दी है। क्या इसकी हिस्ट्री है आप जान गए। पूरे विश्व में कब? स्प्रिंग की शुरुआत यानी मार्च महीने में। इंडिया में कब? अगस्त में मनाया जाता है नौरोज। और क्या रीजन है ये मैंने आपको बता दिया। यूनेस्को द्वारा नौरोज को 2009 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था। देखिए, जो हेरिटेज लिस्ट होती है वो 2 तरीके की होती है, इंटेंजिबल, टेंजिबल। इंटेंजिबल वो होते हैं जिनको फील कर सकते हैं, जैसे कुंभ मेला हुआ, योगासन हुआ, योग जिसको आप कहते हैं ये हुआ। टेंजिबल क्या हुई? जैसे आपका कोई टूरिस्ट प्लेस हो गया, ताजमहल हो गया, ये टेंजिबल जैसी हो गई। तो जिनको आप टच कर सकते हो टेंजिबल, नहीं टच कर सकते हो इंटेंजिबल। इतना याद रखिए। नौरोज को ईरानियन या फिर जोरास्ट्रियन कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड में मनाती है, इतना रखिएगा। इंडिया में रहने वाली जो पारसी कम्युनिटी है यानी जोरास्ट्रियन है वो भी मनाती है। अब जोरास्ट्रियन क्या है? मैं ये कह सकता हूं कि कई सारे धर्म हैं जो एकेश्वरवाद में यानी मोनोएथिस्टिक फेथ में विश्वास रखते हैं। एकेश्वरवाद, एक ईश्वर की पूजा करते हैं। जैसे इस्लाम धर्म जो है अल्लाह में विश्वास रखता है, क्रिश्चियनिटी किसमें? यीशु मसीह में विश्वास रखती है। वैसे ही जोरास्ट्रियम जूस में विश्वास रखता था। ठीक है, नदी को कुछ ऐसे कर दिया था, नदी को फाड़ दिया था बीच से, वो बहुत बड़ी कहानी है, उसको नहीं जाते हैं। जोरास्ट्रियन धर्म की शुरुआत पैगंबर जरथुस्त्र ने की थी 3500 वर्ष पहले। पारसी कम्युनिटी द्वारा इसको मनाया जाता है। पारसी कम्युनिटी इसके नाम से पर्सिया, पर्सिया यानी वर्तमान ईरान की बात की जा रही। 650 ईसा पूर्व में क्या हुआ? इस्लाम धर्म का जब उदय होने लगा तो पारसी कम्युनिटी जो ईरान में रहती थी तो वहां पर इस्लामिक इन्वेडर हो गए, मतलब कि इस्लाम ने वहां पे इस्लामिक आक्रांताओं ने वहां पे कब्जा करना शुरू कर दिया ईरान में। तो पारसी कम्युनिटी वहां से भाग के भिन्न भिन्न देशों में गई, इंडिया में आ गई। तो इंडिया में जो इस्लामिक कम्युनिटी आई वो गुजरात में, इस्लामी बोल रहा हूँ मैं, पारसी कम्युनिटी आई वो गुजरात में आके बस गई। अब गुजराती भाषा में पर्सियन को पारसी कहा जाता है। तो इंडिया में जो पारसी ग्रुप है वो मोस्टली गुजरात में ही रहता है। ठीक है, 2.6 मिलियन जो राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड वाइड रहते हैं, जिसमें इंडिया में लार्जेस्ट ग्रुप रहता है पारसियों का, याद रखिएगा। और इंडिया में जो पारसी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। टोटल 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसमें से पारसी है। एक फेमस पारसी का नाम आप जानते होंगे, जमशेद जी रतन जी टाटा।
बहुत बड़ा योगदान है पारसियों का। उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए आप, पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण चल रहा है और पारसियों के लिए ऐसा चल रहा है कि भैया इनकी पॉपुलेशन बढ़ाओ। बहुत फेमस लोग हुए हैं, जैसे होमी जहांगीर भाभा, तो बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स टाइप के लोग थे, पारसी थे नहीं हैं, तो सोचा जा रहा है क्यों ना इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए ताकि इंडिया को और ज़्यादा हेल्प मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप देख लीजिएगा कि कौन सा न्यू ईयर फेस्टिवल न्यू ईयर के तौर पर कहाँ पे मनाया जाता है। जैसे ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पूर्णिमा जिसको आप कहते हैं, विक्रम संवत की शुरुआत को मनाया जाता है। फिर गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है न्यू ईयर के तौर पर। नवरेह कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में मनाया जाता है, न्यू ईयर है चैत्र। सजीबू चायराबुआ ये देख लीजिए आप, मणिपुर में मनाया जाता है। फिर चेती चांद ये कहाँ मनाया जाता है? सिंधी कम्युनिटी द्वारा इसको मनाया जाता है, ठीक है, सिंधी कम्युनिटी द्वारा। बिहू असम में मनाया जाता है। बैसाखी सिख कम्युनिटी इसको मनाती है, गुरु गोविंद सिंह की जो भी स्टार्टिंग है उस पर। फिर लुशोंग ये भी आप देख लीजिए, सिक्किम का न्यू ईयर है। तो ये आप चार्ट याद रखिएगा क्योंकि कई बार आमने सामने मिलाना होता है और सही मिलाना होता है, उसमें काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आर्टिकल है जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, क्या नाम क्या उनका? स्मृति जुबिन ईरानी। इन्होंने सेकंड फेज लॉन्च कर दिया है संवाद स्कीम का। संवाद स्कीम फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया था पिछले 1 वर्ष पहले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा, अब सेकंड फेज लॉन्च कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर हैं स्मृति जुबिन ईरानी, उन्होंने संवाद प्रोग्राम का सेकंड फेज लॉन्च कर दिया है। संवाद का फुल फॉर्म आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टेंसेस एंड डिस्ट्रेस। ये है संवाद का फुल फॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है, सेकंड फेज रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है। एम क्या है? देखिए, जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जिनको बचाया गया है ट्रैफिकिंग से, यानी चाइल्ड सर्वाइवर्स ऑफ ट्रैफिकिंग है, उनकी हेल्थ मेंटल हेल्थ पर फोकस करना। पीएम केयर्स फंड जो लॉन्च हुआ था उसके लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम भी लॉन्च की गई कोविड-19 से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए, और उनको संवाद में कवर किया गया। संवाद स्कीम की फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा की जाती है और संवाद स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करता है? निम्हांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। आप इतना याद रखिएगा। पर्पस क्या है? जो बच्चे हैं अपनी मेंटल हेल्थ के कारण या फिर साइकोलॉजिकल केयर की जरूरत होती है, उनको बहुत बुरी सिचुएशन में जो जी रहे होते हैं उनकी भी कंडीशन को बेहतर करना, बस इतना याद रखिएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना, बच्चों की मेंटल हेल्थ को बेहतर करना, साइकोलॉजिकल केयर बच्चों को प्रोवाइड करना, ये संवाद स्कीम का इनिशिएटिव है। फरवरी 2020 में लांसेट मैगजीन का एक पब्लिकेशन आया था मेंटल डिसऑर्डर पर। उन्होंने बताया था कि 2017 में इंडिया में लगभग 197.3 मिलियन लोग मेंटली डिसऑर्डर यानी कि मेंटल इलनेस से पीड़ित थे। 197.3 मिलियन लोगों में से सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव डिसऑर्डर से पीड़ित थे, फिर एंजाइटी के मरीज थे। देखिए, अगर डायलिस की बात की जाए यानी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, तो मेंटल डिसऑर्डर के कारण इंसान अपनी लाइफ का 4.7% पार्ट खो देता है। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स मतलब लाइफ के वो ईयर्स जिनमें डिसेबिलिटी को एडजस्ट कर दिया गया। सपोज करिए आपको 100 डेज जीना है, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर के कारण आपका डेली जो है 4.7% आता है। 4.7% आता है मतलब 100 डेज में से आप सिर्फ 95.3 डेज ही जी पाएंगे, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर बाकी के दिन तो चलेगा आपका। तो डेली भी आप याद रखिएगा, मेंटल कहीं भी आपको निबंध में काम आ जाएगा कि 4.7% मेंटल डिसऑर्डर के कारण डेली आता है, तो ये एक अलग से इंप्रेशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो सेक्रेटरी है, नाम क्या उनका? श्री दुर्गा शंकर मिश्रा। क्या नाम है? श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी। उन्होंने CSMC मीटिंग का जो 55th एडिशन हुआ है उसको चेयर किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए लॉन्च की गई, उसके तहत 55th मीटिंग हुई है सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की। इसको हमेशा चेयर करते हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, इतना याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत इस मीटिंग के दौरान 16,488 हाउसेस को बनाने का अप्रूवल मिल गया। कितना? लगभग 16,500 घरों को बनाने का अप्रूवल मिल गया है। तो CSMC सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी, इसकी 55th मीटिंग हुई है। 4 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट भी किया। दिल्ली में मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि ये जो 16,500 के आसपास घर बनाएंगे इनको BLC और AHP के हिसाब से बनाएगा, यानी बेनिफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन। जो बेनिफिशरी है उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो, साथ ही साथ अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के द्वारा हाउसिंग को
अफोर्डेबल बनाया जा सके। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत टोटल घर कितने बनने हैं? सैंक्शन हो चुका है 1.13 लाख के आसपास। कितने? 1.13 करोड़ घरों का सैंक्शन हो चुका है। कितने? 1.13 करोड़, जिसमें से 85.65 लाख ग्राउंडेड हो चुके हैं, उन पर काम स्टार्ट हो चुका है। इन 85.65 लाख हाउसेज में से 51 लाख तो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी बेनिफिशियरीज को डिलीवर किया चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत अभी तक 7.39 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्टेंट प्रोवाइड किया है 1.82 लाख करोड़ का। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस मिशन में अभी तक 1,06,390 करोड़ का फंड रिलीज भी किया जा चुका है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक तो लोगों को घर प्रोवाइड करना है 2022 तक, उसके अलावा एक सब कंपोनेंट लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उसका नाम क्या था? ARHCs, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। सेक्रेटरी जी ने इसका भी रिव्यू किया और 5 स्टेट से पूछा भाई आपके यहाँ क्या चल रहा है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के विषय में। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत ही इसको सब कंपोनेंट के तौर पर इंप्लीमेंट किया रहा है, ताकि जो अर्बन माइग्रेंट्स हैं या फिर पुअर्स हैं उनको सस्ते दामों पर रहने के लिए घर प्रोवाइड किया सकें। ARHCs के तहत अभी तक 59,350 यूनिट्स का अप्रूवल मिल चुका है और 135 करोड़ रिलीज किए जा चुके हैं, यानी कि लोगों को सस्ते दामों पर, सस्ते किराए पर घर देना है। ARHCs प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत, इतना याद रखिएगा। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत ये ARHCs यानी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत ही इंप्लीमेंट किया नहीं है। इसमें क्या होगा, आपको लीज पर घर दिए जाएंगे किराए पर, और 5 वर्षों के जो रेंट एग्रीमेंट है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जिंदगी भर के लिए हो गए। सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने कहा कि राज्यों को भैया प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत जो और जाते हैं 100 डे चैलेंज के, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना आप देख लीजिए, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च की थी 25 जून 2015 को। 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड करना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड लिंक इंसेंटिव सब्सिडी ये सब प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन बहुत डिटेल में हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना बस ध्यान रखिए, जून 2015 में लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर लोगों के पास घर होना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर जी इंश्योर कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आर्टिकल है, देख लेते हैं। देखिए, डोमेस्टिक डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लॉन्च की थी। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, कुछ चीज़ों पर फोकस किया गया, यहाँ से पढ़ने का ज़्यादा ईजी रहेगा। पहली बात तो डोमेस्टिक डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। दूसरा, 400 करोड़ का आउटले प्रोवाइड किया गया टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें इंडस्ट्रीज की पार्टनरशिप भी थी। ये स्कीम यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम रक्षा मंत्री ने मई 2020 में लॉन्च की। साथ क्या है, साथ ये है कि देखिए प्रोजेक्ट कंसल्टेशन ऑफिसर्स से कॉन्टेक्ट किया जाएगा क्लैरिफिकेशन के लिए। तो ये 4 मेन की हाईलाइट्स हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए 400 करोड़ का आउटले प्रोवाइड किया गया, मई 2020 में रक्षा मंत्री जी ने लॉन्च किया। और प्रोजेक्ट कंसल्टेशन जो ऑफिसर है वो क्लैरिफिकेशन के लिए कॉन्टेक्ट किया जा सकता है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत। ये स्कीम जो है मई 2020 में लॉन्च की थी, 5 वर्षों की ड्यूरेशन है। इसमें कहा गया था 6 to 8 ग्रीन फील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने। ग्रीन फील्ड क्या होता है, जहां पर बिल्कुल स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि DRDO का कोई कैंपस था, आपने वहां पर कुछ बना दिया तो उसको ग्रीन फील्ड का नाम दिया, वो हो जाता है आपका ब्राउन फील्ड। यानी पहले से अगर कुछ बना हुआ है और उसको रेनोवेट करना तो वो ब्राउन फील्ड हो जाएगा। ग्रीन फील्ड आपका क्या, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको कुछ भी करना है। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत अगर आप डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटी बना रहे हैं तो इसके लिए आपको 75% तक का ग्रांट मिलेगा। बाकी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है वो इंडिया की प्राइवेट एंटिटीज और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर 25% खर्च करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इन्होंने 8 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश किया है कि आओ भैया डिफेंस फैसिलिटीज़ हैं सेलेक्टेड डोमेन्स में वो स्थापित किया है और बेहतरीन क्वालिटी के डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाया इसके इंडिया में। क्योंकि भैया बिना डिफेंस टेस्टिंग के आप कैसे क्वालिटी इंश्योर करोगे। सपोज करो निर्भय मिसाइल आपको पता है कितनी बार फेल हुई है, बहुत बार फेल हुई है, तब जाकर सक्सेसफुली टेस्ट हुई निर्भय। तो डिफेंस टेस्टिंग जो है फैसिलिटीज़ इंडिया में बेहतर होनी चाहिए ताकि हम क्वालिटी बेस्ट, अब पता लगा अग्नि मिसाइल बना दी,
अब पाकिस्तान और चाइना से एक साथ युद्ध छिड़ गया, अब टेस्टिंग तो अच्छे से हुई नहीं, अग्नि मिसाइल जो हमारी फ्लाइट ही नहीं भर रही, उड़ान ही नहीं भर रही, तो टेस्टिंग फैसिलिटी अच्छी होगी तभी तो काम करेगा। इंडिया युद्ध में उतना नहीं खर्च कर रहा है, आप ये मान चलिए जितना टेस्टिंग में खर्च कर रहा है। एक बार मैं जगदलपुर गया था, छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया है, तो मैं थोड़ा सा पास में था, तो अचानक से वहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आने लगी, बहुत ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ आने लगी। शाम के 5 बज रहे थे, तो मैंने सोचा भैया ये क्यों फायरिंग की आवाज़ आ रही। तो वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने बताया भैया यहाँ पे मतलब कि शाम को टेस्टिंग की जाती है, जो हमारी सीआरपीएफ वहाँ पे है ना जगदलपुर में या छत्तीसगढ़ में, वो टेस्ट करते हैं उनके वेपन्स काम कर रहे हैं या नहीं, तो फायरिंग करके चेक करते हैं। तो हम टेस्टिंग पे उतना खर्च कर देते हैं जितना युद्धों में नहीं खर्च होता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर लॉन्च किया, पहली बार ऐसा लॉन्च किया था। ऑफसेट पॉलिसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2005 में लाई। ऑफसेट पॉलिसी का पर्पज़ ये था कि 300 करोड़ में अगर कोई फॉरेन वेंडर आता है तो याद रखिएगा कम से कम 30% जो कॉन्ट्रैक्ट हो फॉरेन वेंडर के वो इंडिया के लिए हो। नेक्स्ट आर्टिकल है जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बोल रहा हूँ रिफर्बिश्ड जीन बैंक स्थापित किया है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नई दिल्ली में। देख लेते हैं, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल जीन बैंक स्थापित किया गया है पूसा के, यानी नई दिल्ली में स्थित जो पूसा इंस्टीट्यूट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, वहां पर स्थापित किया गया है। सेकेंड लार्जेस्ट बोल रहा हूँ तो पहला कहाँ है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ये है, तो पहला है स्वालबर्ड नॉर्वे में, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल जीन बैंक है, फ्यूचर में आने वाली जो क्रॉप्स की वैरायटीज है उनको कंजर्व करने में हेल्प करेगा। बाकी ये राम कथा लिखी हुई है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको आगे देख लेते हैं क्या है। ये जो हमारा वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जीन बैंक होगा, नेशनल जीन बैंक, यहाँ पर 4.52 लैक्स एक्सेशंस को कंजर्व किया जाएगा। इसमें से 2.7 लैक्स के आसपास इंडियन ओरिजिन की हैं, बाकी इंपोर्ट किया गया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स क्या कर रहा है, इंडिया में इन सिटू और एक्स सिटू जो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन है उन पर हेल्प कर रहा है, यानी उनके लिए हेल्प कर रहा है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है, इसके अलावा 10 रीजनल स्टेशन हैं, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल जीन बैंक इसकी स्थापना कभी थी, 1996-7 के आसपास। नेशनल जीन बैंक इसको होस्ट कौन करता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, न्यू दिल्ली द्वारा। पर्पस क्या है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशंस के लिए कंजर्व करना, और सबका पर्पस यही है। फंक्शनिंग क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की या फिर नेशनल जीन बैंक की बात की जाए तो नेशनल जीन बैंक 4 तरह की फैसिलिटीज होती हैं नेशनल जीन बैंक में, चारों को आपको टेम्परेचर याद रखना है, उनका नाम याद रखना है। नेशनल जीन बैंक में सीड जीन बैंक होता है, फिर क्रायो जीन बैंक होता है, इन विट्रो जीन बैंक होता है, फील्ड जीन बैंक होता है। तो सबसे ज्यादा डीप टेम्परेचर होता है क्रायो जीन बैंक का, फिर सीड जीन बैंक का, बाद में इन विट्रो जीन बैंक और फील्ड जीन बैंक। तो फील्ड जीन बैंक मतलब नॉर्मली टेम्परेचर हो गया, धूप में भी उगते होंगे तो चल जाएगा काम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सीड्स कहाँ है, मैंने अभी आपको बताया, स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, ये नॉर्वे में है। स्वालबर्ड में देखिए बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है, उसके नीचे ही आपके सीड्स को कंजर्व किया जाता है, नॉर्वे में है। इंडिया में क्या सीड वॉल्ट है कोई, बिल्कुल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, चांगला पास लद्दाख में है, हिमालयस में, इतना रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, टोमेटोज में जो एक वायरस है उसके रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, तो इसको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, बस उस वायरस का नाम पढ़ेंगे, इन्फेक्शन का नाम पढ़ेंगे और उसके लिए क्या काम किया गया है। देखिए टोमेटो लीफ कर्ल्ड न्यू दिल्ली वायरस, इसके इन्फेक्शन की वजह से जो टोमेटोज की यील्ड है काफ़ी कम हो जाती है। ये टोमेटो जो लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस है, आप देखिए पत्तों को काट देता है, पत्तों को काट देगा तो आपका प्रकाश संश्लेषण, इसकी क्रिया जो है बाधित हो जाएगी। तो अगर प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा पत्तों में या फिर पौधों में तो फिर यील्ड कहाँ से अच्छी आएगी। तो अभी तक टोमेटो लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस, इसके लिए ये नहीं हो पा रहा था कि भैया इसको रेजिस्टेंट जीन मतलब कि कैसे रजिस्ट किया जा सके इस वायरस से। तो हाल ही में एक रेजिस्टेंट जीन टोमेटो लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस के लिए मिल गया है। इसमें क्या किया गया है, एक आर जीन है, आर जीन क्या करता है, वायरल इफेक्टर को कंट्रोल करता है। अब वायरल इफेक्टर कहाँ है, AC4 प्रोटीन, AC4 प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर लिया है आपके आर जीन, जिसका नाम है SW5A। आर जीन ने AC4 प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर लिया है जो कि वायरल इफेक्टर के तौर पर कार्य करता है। अब AC4 जीन को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो वायरस स्प्रेड जो है, फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, टोमेटो लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस का, इसको रोक देगा वायरस स्प्रेड को।
तो इसीलिए चर्चा में न्यूज़ है टोमेटो लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस। टोमेटो की पहली बात तो ये आपकी डिजीज है, इसमें क्या होता है, आर जीन फाइंड आउट कर लिया गया है जो कि वायरल इफेक्टर को कम करता है। वायरल इफेक्टर को कम कर देगा तो वायरस का आपका स्प्रेड रुक जाएगा। स्प्रेड रुक जाएगा तो इसका मतलब है टोमेटोज में जो ये पत्ते खा जाते हैं कीड़े आके, वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने ऐसा ये आर जीन आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम क्या है HW5 जो कि AC4 प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर लेता है और उसकी वजह से हमारा वायरस का स्प्रेड रुक जाता है। जो टोमेटो लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस है, इसको इंडिया में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था टोमेटोज में, टमाटर्स में आपके 1995 में। तब से इंडिया में टोमेटोज को ये इफेक्ट कर रहा है और हाल ही में आर जीन आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो कि इसके मल्टीप्लायर को रोकेगा। आप इतना समझ लीजिएगा, बाकी मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है। ये जो टोमेटो लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस है ये कुकुरबिट क्रॉप्स में ही होता है ओनली। ऐसा नहीं कि आपके आलू में हो गया कि वीट में हो गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसी क्रॉप्स में होगा जो रसीली होती हैं, थोड़ा सा अंदर से दब जाती हैं, ऐसी कुकुरबिट क्रॉप्स। बाकी कुछ आपको एक्स्ट्रा पता हो तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। वायरस का नाम याद रखिए, जीन का नाम याद रखिए और AC4 का वो जो है आपका वो याद रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।